तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 31 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इसमें से इन चार में से कौन सा एक इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो क्या क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन है। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट है जिसकी प्रॉपर्टी, मतलब जिसके पास कोई कागज उसकी प्रॉपर्टी राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और पहले हुआ करता था एक मज़े की बात यह है कि 44th अमेंडमेंट के साथ में 1978 इसको संपत्ति के अधिकार को 300 का के अंतर्गत संवैधानिक एवं विविध अधिकार बना दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा के ऐसा अधिकार बना दिया गया। आते हैं 34 पे, रिजर्वेशन हैज़ लॉस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज़। तो ये स्टेटमेंट है किसी का कि रिजर्वेशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज़ खो दिया है, स्टेटमेंट है। और रीज़न क्या है, देयर इज़ अ प्ली फॉर एन ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अब ये तो लगभग कह सकते हैं कि ठीक बात है, पर ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन की सोसाइटी की प्ली और ग्रांट है कि हमें भी दे दो, मतलब है कुछ लोगों की, ऑल की नहीं है। इससे क्या निकल के आता है कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। और जब तक आर करेक्ट नहीं होगा तो फिर वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आर फॉल्स है, ए ट्रू है। 32 पे आते हैं, विच फंडामेंटल राइट कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352। तो इमरजेंसी भी अगर लग जाए देश में या स्टेट में, उसके दौरान भी कौन सा फंडामेंटल राइट हम हटा नहीं सकते। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो फंडामेंटल राइट है इसको हम हटा नहीं सकते, अगर इमरजेंसी भी लग जाए तो भी। आगे बढ़ते हैं 33 पे, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, कुछ राइट नॉट अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हु रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड द सेम। तो कुछ जो राइट हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज तो वहाँ लड़ने जा रहे हैं कि हम मर सकते हैं, तो उनका वो राइट नहीं बचा अब। तो वो रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड द सेम। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन कौन से राइट रहेंगे कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है, मतलब पूरा पार्लियामेंट मिलके, ना कि अकेला द प्रेसिडेंट और द डिफेंस मिनिस्टर, एक इंसान नहीं, पूरा पार्लियामेंट मिलकर तय करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशकों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या राज्य के नीति निर्देशकों में सम्मिलित नहीं है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब सेम काम अगर मैन कर रहा है या वुमेन कर रहा है तो दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए। इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये भी शामिल है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब कार्य की परिस्थितियाँ मानवीय बनाई होनी चाहिए। और अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये तो फंडामेंटल राइट और उसमें लिखा हुआ है, मेन जो आर्टिकल है, तो ये स्टेट के उसमें नहीं आता, मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ वैलिड है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसका अबोलिशन होना चाहिए, पर ये स्टेट के अंडर नहीं आता, स्टेट पॉलिसी के अंडर। तो ये वाला हो गया। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अबाउट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी किस चीज़ में साइलेंट है, अगर स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें तो स्टेट पॉलिसी के अंदर फिर से क्या है, अडल्ट एजुकेशन नहीं आता है। प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए, ये आता है। अडल्ट एजुकेशन की बात स्टेट उसमें नहीं है अभी भी स्टेट पॉलिसी में। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर है, लीगल एड टू द पुअर है, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन है। 38 पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4A जो है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से वो डील करता है। तो पार्ट 4A जो है वो करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से डील। उसके बाद आगे आते हैं 37 में, प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हर सिटीजन की एक फंडामेंटल ड्यूटी है। देखिए फंडामेंटल राइट अलग हो गए कि हम वो ले सकते हैं, हमारे पास राइट है इस चीज़ का, और ड्यूटी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये चीज़ें करनी है। तो वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन हर फंडामेंटल हर सिटीजन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल ड्यूटी है, और वो आर्टिकल 51A के अंडर आता है कि हमें वाइल्ड लाइफ की रक्षा करनी ही करनी है, जो पॉसिबल हो चुके। तो ये चीज़ है। उसके बाद 39 के, द कमिटी विच रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले से ऐसा नहीं था, एक कमेटी थी, उसने बोला, रिकमेंड किया कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनाई जाएँ जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए कि लोगों की ड्यूटी है फंडामेंटल। तो श्रवण सिंह समिति जो थी, तो उन्होंने इसे सजेस्ट किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी डाला जाए।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सर्वसंग समिति 2013 में आया था। 42 अमेंडमेंट जो था, 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत बदला गया था। अब आते हैं 40 पे, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग अ लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रीसाइडेड ओवर बाय, या फिर इसको जोड़ लेते हैं कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो तो सबको पता ही दिखता है, अगर किसी ने भी सेशन देखा है लोकसभा का, कि स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं अध्यक्ष, मतलब लीड वो करते हैं। तो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके आगे आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 41 पे। तो व्हाट वाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द, तो मेन चीज़ क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट है उसका किसका ओपिनियन लेना चाहिए, तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन से पहले। अब करता कौन है ये तो साफ पता चला कि प्रेसिडेंट करता है, तो किसका ओपिनियन लेना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेना चाहिए, निर्वाचन आयोग का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूपीपीएससी जीएस 19 में ही ये क्वेश्चन आया है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के पहले प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन का एडवाइस लेनी चाहिए। 44 पे चलते हैं, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर। तो अगर डिस्प्यूट होते हैं किसके, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले तो वो किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट के। ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर आता था पर्पज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, यह सघन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है, कि जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसका डिस्कशन अर्जेंट किया जाए, डिस्कशन ऑन अर्जेंट मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस तुरंत किया जाए, तो हम एडजॉर्नमेंट मोशन या सघन प्रस्ताव लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाते हैं अपोजिशन वाले। फिर आता है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन, उसका नाम ही इंग्लिश में भी वही है। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को बनाए रखना, केंद्र राज्य संबंध को स्थगित करना या बनाए रखना सरकारिया आयोग का काम था। फिर आते हैं स्टेट्स गेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम। तो स्टेट रेवेन्यू का शेयर कहाँ से लेते हैं, तो इसका साफ साफ आंसर तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया था 2019 में, और इसका आंसर वहाँ पे बताया गया एक्साइज टैक्स, उत्पाद कर से जो सेंट्रल है, स्टेट्स है, वो शेयर लेता है रेवेन्यू का, राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है एक्साइज टैक्स से। तो ये भी जो भी है कि ये इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, वस्तु एवं सेवा कर। लागू होने के पूर्व वित्त आयोग केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष करों का संग्रह, जैसे आयकर, निगम कर, अप्रत्यक्ष करों जैसे एक्साइज ड्यूटी। उसके पहले क्या था, अलग अलग टैक्स होते थे, फिर तो एक टैक्स हो गया है जीएसटी। तो उसके पहले जो, अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो एक्साइज टैक्स से जो स्टेट होता था अपना हिस्सा लेता था, भाग मिलता था उसे। 46 पे चलते हैं कि वो मेड द स्टेटमेंट, की स्टेटमेंट है कि द स्टेट्स आर नॉट वैसल्स ऑफ द यूनियन, राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है, मतलब बराबर नहीं है जो स्टेट्स हैं वो, मतलब टोटल सेंट्रल है उसके बराबर। तो BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट था, याद रखेंगे। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया। तो एक यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया है, उसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन है, तो 97 सब्जेक्ट मेंशन है यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया में, तो ये याद रखेंगे। और वर्तमान में कितने हो गए, 2022 शुरू हो गया तो 100 हो गए विषय सम्मिलित हैं। तो ये 97 से करंट में उठ के अगर बात करें तो ये कितना आ गया, 100 पे आ गया है, सेंचुरी लग गई है। इसमें राज्य सूची में कुल 66 विषय, मतलब ये विषय मतलब कि इन पे वो अधिकार रखते हैं चीज़ें करने का, मतलब सेंट्रल कितनों पे अधिकार रखता है और स्टेट कितनों पे अधिकार रखता है। तो राज्य सूची में कुल 66 विषय आते हैं जिन पे वो अधिकार रखता है और चीज़ें चेंज कर सकता है, लॉ बना सकता है। और सेम टाइम पे 47 आते हैं सेंट्रल में, बट अगर आज देखा जाए तो 61 इसमें है और 62 सेंट्रल में, और टोटल क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन भी हैं तो टोटल जो है वो है 100। फिर आते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या है, ड्यूटी है। तो कौन सा आर्टिकल है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को आपको रिस्पेक्ट करना ही करना है, नेशनल एंथम होगा तो आपको खड़े होना है स्ट्रेट। तो किस आर्टिकल, तो आर्टिकल 51A के अंदर
लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 51A, तो ये याद रखेंगे कि ये ड्यूटी जो है इंडियन की कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के प्रति, तो आर्टिकल 51A के अंडर आता है ये। फिर आते हैं आगे कि नेशनल इमरजेंसी की बात करें अगर 50 की, कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, तो कहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? इन निम्न आधारों पर की जा सकती है। तो एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर बाहर से अग्रेशन है कुछ किसी भी तरीके का, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वॉर के टाइम पे लगाई जा सकती है और आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पे लगाई जा सकती है। केवल इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर है कुछ, तो उस केस में आप ऐसे ही उठा के नहीं लगा सकते नेशनल इमरजेंसी। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को छोड़ के बाकी तीनों। फिर आते हैं 49 पे कि इसको पढ़ते हैं, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद में समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो किसके समक्ष, मतलब कितने टाइम पहले बोल रहे हैं कि कितने टाइम पहले स्वीकृति के लिए उसे रखा जाना चाहिए? तो 1 मंथ पहले कम से कम रखा जाना चाहिए कि अगले 30 दिनों बाद हम लगा देंगे इमरजेंसी, तो 1 महीना पहले कम से कम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल सुना होगा सबने, लगाया जा सकता है स्टेट्स के राष्ट्रपति शासन। तो किस आर्टिकल के अंदर वो लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। पार्लियामेंट में चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल्स। मनी बिल्स की बात करते हैं कुल, तो आर्टिकल 110 में है। पहली बात तो ये हो गई। अब इसमें से क्या है कि करेक्ट कौन कौन से हैं? तो 2 और 4 आर करेक्ट। तो जो मनी बिल क्या कहता है, राज्यसभा क्या रिकमेंड अमेंडमेंट इट, तो राज्यसभा उसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है। तो पहला तो ये सही हो गया। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोकसभा, तो मनी बिल जो निकलते हैं वे पास किए जाते हैं तो लोकसभा से, ना कि राज्यसभा से। तो या तो ये सही हो सकता था या ये, तो ये पूरी तरह थर्ड वाला गलत हो गया। अब बोथ द हाउसेज हैव इक्वल लाइट्स ऑन देम, तो ये भी चीज़ नहीं है, इक्वल लाइट्स नहीं है। तो इसका केवल क्वेश्चन में क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच का थोड़ा डिफरेंस बताया जा रहा है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। आर्टिकल नंबर 110 में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं 53, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो इंडिया का जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें ये दोनों आते हैं, और लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट अकेला ही होता है, तो तीनों को मिला के माना जाता है कि ये पूरी की पूरी हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। और अनुच्छेद 79 से 120 के बीच में पूरा इसके गठन, मतलब संसद गठन की गठन संरचना अवधि, मतलब सारी चीज़ों के इसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है 79 से लेके 122 तक। फिर आते हैं 54 पे, अजर्सन क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ प्रेसिडेंट बट नो प्रेसिडेंसी इन इंडिया। तो ये चीज़ सही है कि गलत है? तो ये सही है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हेड होता है पावर का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंसी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये भी ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ये इसका रीज़न नहीं है। ये सेकंड वाला इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इसकी वजह से ऐसा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, ए। 55 पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं मेन, कि संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय निम्न में से किसके पास होता है? कि अगर सदन की सदस्यता चल रही है, उसमें कोई भी प्रश्न अगर उठा वो अयोग्य है, तो कौन डिसाइड कर सकता है? तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि ये मतलब बेकार प्रश्न है और इस पर हम वो नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो अभी ये दूसरी बार आ गया ये चीज़ कि किसी भी मुद्दे पर अगर प्रेसिडेंट को करना हो कंसल्ट, तो वो इलेक्शन कमीशन को करता है। उसके बाद आता है 56, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली इज। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 545 है, ये याद रखेंगे। और राज्यसभा की एट द सेम टाइम बात करें तो 250 है। तो इतने मेंबर मैक्सिमम स्ट्रेंथ रह सकती है। तो 545 एंड 250, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 545 और 250 लोकसभा और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात अगर करी जाए तो। इसके बाद 59 पे आता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में लास्ट फॉर अ मैक्सिमम पॉसिबल पीरियड ऑफ। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करी जाए, कोई जारी किया है, तो वो 6 महीने तक ही लास्ट करता है, उसके बाद वो मान्य नहीं होता। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 6 महीने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना पड़े या हटाया जा रहा है तो कैसे हटा सकते हैं, तो इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग वर्ड है। और अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अंदर इसका जिक्र आता है। तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। 60 पे आते द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाई। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस, राष्ट्रपति का भाषण कौन प्रिपेयर करता है, तो पीएम एंड हिज कैबिनेट प्रिपेयर करती है। तो इसका मतलब है कि पूरा जो सेंट्रल पार्टी है, जो पीएमओ है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मतलब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। प्रेसिडेंट केवल जो ऊपर रखा था कि इंडिया में प्रेसिडेंसी नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट है, तो वो चीज़ है कि प्रेसिडेंट तो बस एक पद है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ है, जस्टिफाई होती है इस स्टेटमेंट से। फिर आते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो सबसे पहले इस लिस्ट को देख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। सबको पता होना चाहिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से 62 तक 12 साल का इनका रहा था। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए सेकंड प्रेसिडेंट ही उसके बाद, उनके बाद। तो यहाँ पे शुरू होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, फिर चलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन पे, फिर वीवी गिरी पे, और आखिरी में फरीकुद्दीन अली अहमद। अगर हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, एंड देन फरागिरी, वेंकटगिरी, वीवी गिरी कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे सिर्फ कुछ टाइम के लिए, 3 मई से 20 जुलाई तक। उसके बाद न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और फिर वराहगिरी, वेंकटगिरी। तो ये फिर से फाइनली चुने गए, लेकिन यहाँ पे 1969 से, ठीक है, 74 तक 5 साल के लिए। तो बीच में ये दो लोग ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए 1 मंथ के लिए हुए थे। तो ये लिस्ट है यहाँ तक हो गया था। फिर आते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये करेक्ट नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट के, ऊपर ही दिखाता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो बाकी सही क्या है, द प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्ट है तो ये सही है। और द प्रेसिडेंट कैन समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, तो ये भी सही है। फिर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है इंडिया का, बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मिलके डिसाइड करते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मॉनेटरी बिल और नॉट। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बिल मॉनेटरी बिल है या नहीं है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, फाइनल किसका डिसीजन होगा, तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास ही होगा अधिकार की, वो डिसाइड करिए मॉनेटरी बिल है कि नहीं। और ये आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है ये चीज़ इसके बारे में। धन विधेयक हिंदी में बोले तो मॉनेटरी बिल, तो ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करेंगे। फिर आता है रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग, किसकी बात करी जाए, अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो कहाँ पे उसको चलाया जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करी जाए तो केवल राज्यसभा लोन उसमें चलाया जाएगा। रिजोल्यूशन की वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, और वो भी 14 दिन पूर्व 2 हफ्ते पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक है। तो ये भी चीज़ है। फिर बात आती है कि लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। लोकपाल बिल को पहली बार 1968 में लेके आया गया था। फिर क्या था, यहाँ पढ़ते कि 1968 में पहली बार इस विधेयक को चौथी लोकसभा में पेश किया गया था। 1969 में पारित भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा, मतलब लोकसभा से पारित हो गया कि चलो ठीक है। जिस भी लोकसभा के भंग हो जाने का ये विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आते हैं द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज। तो कोरम की बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 550 और 250। प्रेजेंट में कितनी चल रही है, 543। इसको देख लेते हैं, प्रेजेंट में कितनी चल रही है, 543 और 245। मैक्सिमम लिमिट अभी इसकी इतनी है और कुछ टाइम में इसको क्रॉस कर जाएगी। तो कोरम की बात करें तो कोरम क्या होता है कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के मतलब होने चाहिए लोग। मतलब अगर राज्यसभा को आगे बढ़ाना है, लोकसभा मतलब ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है, तो 1/10 है। तो संसद के सदनों में कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए होता है ना कि कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए, तो 1/10 होने चाहिए। मतलब लोकसभा में कम से कम 55 मेंबर होने चाहिए
और राज्यसभा में कम से कम मतलब ये 2.5, इसके हिसाब से देखें तो 25 मेंबर होने चाहिए। 1/10 की बात ये याद रखेंगे। फिर आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज समन्ड बाई। तो कौन समन करता है? अगर जॉइंट सिटिंग बैठती है, कभी जॉइंट सिटिंग बैठती है तो जॉइंट सिटिंग को समन करते हैं द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 118 में ये चीज़ है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो कितने लोग राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो 12 लोग राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसको पढ़ते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे, 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, ठीक है, 238 और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि लोकसभा जैसे सरकार बदलता है, ऐसा नहीं है, इसे भंग नहीं कर सकते कभी भी। इसमें से करीब 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो हर 2 सालों में सेवानिवृत्त होते हैं, हटाए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो हर 2 साल में हटा देते हैं 1/3 मेंबर, और हर सदस्य जो न्यू आता है तो उसको 6 सालों के लिए किया जाता है, अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वहाँ लोकसभा स्पीकर अलग होता है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ही यहाँ पे मेन होते हैं, इसको हेड करते हैं राज्यसभा को। फिर आता है राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द, ऊपर देख चुके हैं 250, और उसका कितना 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, और है कितनी 543, 245। फिर बात आते हैं द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर यहाँ पे है, तो बार बार लोकसभा की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ही आ रहे हैं। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम। तो कहाँ से चुने गए थे? तो पेपर पहले का था, उस समय का क्वेश्चन था 2007 का, तो असम से उन्हें चुना गया था। और 2019 में भी मनमोहन सिंह राजस्थान से 6वीं बार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। फिर आता है सदन के एक सदस्य को स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। तो ये चीज़ है कि अगर एक को मना किया जाए कि आप नहीं बोलेंगे और दूसरे को अलाउ कर रहे हैं, तो इसको टर्म को क्या कहेंगे? यील्डिंग द फ्लोर। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर आता है 1/3 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिटायर। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की बात कर रहे हैं? राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो 1/3 मेंबर हमने ऊपर देखा था उसके आंसर में कि हर 2 सालों में रिटायर करते हैं, और जो आता है वो 6 सालों के लिए आता है राज्यसभा में। तो ये चीज़ है। फिर बात करते हैं MP जया बच्चन वॉज डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑन द ग्राउंड दैट शी हेल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एच चेयरपर्सन। मतलब उन्होंने एक मीटिंग कर ली थी अध्यक्ष के रूप में, जिसमें लाभ पाने वाले पद पर मतलब वो आसीन थे उसकी अध्यक्ष की तरह, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। तो ये कहाँ की बात है? तो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की, मतलब एज अ मेन अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उसको कर लिया था, मीटिंग को लीड। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में के दौरान, तो इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ये क्वेश्चन था 2004 का, बहुत पुरानी बात है, वर्ष 2006 की बात है ये। फिर आते 76 पे, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू देम इन द राज्यसभा। तो गिरते हुए क्रम में स्टेट्स को लगाएं इस बेसिस पे कि उन स्टेट से कितनी सीट्स राज्यसभा में जाती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 31, सबको पता होना चाहिए। अगर गिरते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ही आएगा किसी भी चीज़ में। देन बिहार पहले 22 थी, अब 16 हो गई हैं, और उस समय 22 थी, मतलब इसका मतलब महाराष्ट्र आएगा उत्तर प्रदेश के बाद, फिर बिहार आएगा, और फिर तमिलनाडु 18 सीट्स हैं वहाँ से। इसमें जो ऑप्शन दे भी रखा उन ऑप्शंस की अगर बात करें तो। फिर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री का साइज को कम मतलब रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो किस बिल के अंदर ये चीज़ है, किस अमेंडमेंट में है? तो अमेंडमेंट 91 के अंदर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द मिनिस्ट्री। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी बात करी जा रही है, मेन जो है।
तो उनकी संख्या जो टोटल है तो उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आता है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये चीज़ें प्रोविज़न कहाँ है? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको बनाया गया था, सेक्शन 2। तो ये क्वेश्चन पहले तो यहाँ था कितनी और किस अमेंडमेंट में, यहाँ पे भी अमेंडमेंट लिखा है और यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट देके दिया है और पूरा डिटेल में पूछा है। 2004 में आया था तो उसी से सेम क्वेश्चन मिलता जुलता 2011 में पूछ लिया, और जिसको 91 पता है तो चारों ऑप्शन में अमेंडमेंट अलग नंबर है तो तुरंत लगा देगा 91 अमेंडमेंट। फिर बात करते हैं कि वो अमंग्स द फॉलोइंग हैज एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्टेड मोनार्क, मतलब निर्वाचित राजा ही होता है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा किसने स्टेटमेंट दिया था? तो हिंटन एक इंसान थे, हिंटन ने प्रधानमंत्री को निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 80 पे। तो संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, तो वोट ऑन अकाउंट परमिट्स द यूनियन गवर्नमेंट टू, तो आर्टिकल पहले तो देख लेते हैं 160A के अंडर लिखा हुआ है वोट ऑन अकाउंट से रिलेटेड चीज़। तो कह रहे हैं कि वोट ऑन अकाउंट परमिट्स द यूनियन गवर्नमेंट को क्या परमिट कर देती है? टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है उससे कुछ निश्चित काल के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट। तो वोट ऑन अकाउंट इसको विड्रॉ मनी अलाउ करती है। द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज जनरली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। तो किस चीज़ का चेयरमैन अपोजिशन पार्टी से होता है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर बात करें, लेखा समिति की बात करें, तो इसका जो चेयरमैन होता है तो वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होता है। तो 81 हो गया। आगे बढ़ते हैं 82 पे। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन इन पंचायत। तो पंचायत में विमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है? विमेन के लिए ज़्यादातर हर जगह अगर अप्रॉक्स डेटा देखा जाए तो 1/3 चीज़ें रिजर्व्ड हैं। बाय द 73rd, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1992 प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था, 1992 की अगर बात करें। और 33% आरक्षण वो भी हॉरिजॉन्टल ना कि वर्टिकल प्रदान किया गया था। फिर बात करते हैं कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है? दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है तो 52nd एंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो 52 एंड 91 पुट्स अ लीगल चेक ऑन डिफेक्शन पे लगाता है, ठीक है। तो ये बस नंबर याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं कि बिफोर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सेक्युलर वाज यूज। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था तो उसमें सेक्युलर को मेन जो राइट्स है मतलब उसमें जोड़ा गया था, मतलब डेफिनेशन पे जोड़ा गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। तो उसके पहले कहाँ पे इसका जिक्र होता था? तो आर्टिकल 25(2) में इसका जिक्र होता था। तो ये पहले की बात है, उसके बाद इसको मेन उसमें डाल दिया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 25(2) अमेंडमेंट था, सॉरी 42nd अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट नंबर 42nd था। और उसके पहले कहाँ आता था? 25(2) में आता था कि सेकुलर जो वर्ड है। उसके बाद आते हैं इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब प्रेसिडेंस मतलब पावर की बात करी जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो गवर्नर्स ऑफ स्टेट पहले विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, तो उनके पास होता है सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वरीयता, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। तो सबसे ज़्यादा गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर चीफ मिनिस्टर्स के पास, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मेन ये है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात छोड़ दी गई है। तो ये चीज़ है सबसे ज़्यादा। अब इसका पूरा हम लिस्ट भी देख लेते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो ये वरीयता मतलब इंपॉर्टेंस देने की बात कही गई है, मतलब पावर से इसका मतलब नहीं है कि पावर कितनी है। तो वरीयता क्रम जो है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पहला कैटेगराइजेशन हो गया। सेकेंड में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, जो यहाँ पे हमने देखा, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति,
फिर उप प्रधानमंत्री, और भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सेकंड हो गया 5A तक। 5A की बात है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। फिर आगे बढ़े तो ये आ गया 6 लेके भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष। तो ये हो गया अध्यक्ष ऑफ लोकसभा, संघ के कैबिनेट मंत्री। फिर ये मंत्री आ गए, ये सारी, ये थर्ड हो गया लिस्ट। फिर भारत रत्न प्राप्त करता, यहाँ से लिस्ट काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गई, तो यहाँ से भारत रत्न प्राप्त करता। फिर ये अलग अलग चीज़ें हो गई, तो मेन ये ऊपर तक है। तो ये है मेन चीज़। और फिर स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट का जिक्र डाल ही दिया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये है वरीयता क्रम। फिर बात करते हैं 86 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो किस स्टेट के पास कोई भी विधान परिषद नहीं है। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन था 2011 का। उस समय से अगर देखा जाए और अब से देखा जाए तो वर्तमान में कहाँ कहाँ है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक जो मेन राज्य हैं उनके पास तो है ही, महाराष्ट्र, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। इसके अलावा राजस्थान, असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये है मेन स्टेट। तो इसमें तो ये चारों ही आ रहे थे, उस समय पूछा गया था, अब ऐसा नहीं है। तो ये पता होना चाहिए, लेकिन ये इनके पास विधान परिषद हैं और इनको अपनी बनाने की मंजूरी दे दी है, राजस्थान, असम, ओडिशा को भारत, ठीक है। फिर आते हैं अंडर विच 87 ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ फॉर क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स आर मेड। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करते हैं, विधान परिषद को बनाने या उनको हटाने के लिए किस आर्टिकल में चीज़ लिखी हुई है, तो आर्टिकल नंबर 169 में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो 169 के अंडर में। फिर आते हैं 88 पे, कि वो वाज द फर्स्ट फीमेल, ठीक है, जज ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो पहली फीमेल जज ऑफ हायर जुडिशरी की बात करें तो लीला सेठ थी। लीला सेठ 20 अक्टूबर 1930 से 5 मई 2017 भारत सरकार में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। तो कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। ये उनकी डेथ DOB है 1930 से 2017 तक। तो ये पहली बनने वाली महिला थी, ठीक है, और वो भी हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। उसके आगे चलते हैं, तो क्या नाम है, लीला सेठ। तो ये याद रखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। तो एड हॉक जजेस की बात अगर करी जाए तो एड हॉक जजेस कहाँ पे, मतलब किस कोर्ट में प्रोविजन है उनको करने का, तो सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस बनाए जा सकते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। और किस आर्टिकल के, अनुच्छेद 127। तो कौन सा आर्टिकल, 127 के हिसाब से, 127 सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस। फिर आते हैं 92 पे, वो अमंग द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो कौन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो चार चीज़ें हैं, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जुडिशरी के पास ही है कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बने रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है तो जुडिशरी। फिर बात आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा लाभ का पद नहीं है। तो कोई भी जो पद है उनमें कुछ ना कुछ तो लाभ है। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है तो वो लाभ के पद नहीं है, मतलब ऐसा आपको कोई, आप उससे लाभ नहीं ले सकते, आप बस ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं। फिर आते हैं 94 पे, कि सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड जहीरा शेख। अभी ऐसा क्वेश्चन तो क्या है कि बहुत पुराना है, अब तो नहीं आएगा, फिर भी ठीक है। द मेन विटनेस ऑफ बेस्ट बेकर्स केस फॉर। तो किस वजह से उनको मेन विटनेस मतलब किया गया था। बेस्ट बेकरी मामले में प्रमुख गवाह जहीरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई। तो किसकी वजह से, चेंजिंग हर वर्जन बिफोर द कोर्ट एंड कमिटिंग इट्स कंटेम्प्ट, मतलब बार बार अपने उससे बदलने, अपने बयान से बार बार मुकरने पे, ठीक है, बार बार मुकरने की वजह से। तो ऐसे ही मैंने क्रॉस लगा दिया था, पर ठीक है डिस्कस कर लिया। फिर आते हैं 93 पे, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, क्योंकि भाई इतना डाइवर्स कंट्री है तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये सही है। रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैक ऑफ बोरोइंग।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधार का बड़ा थैला है, मतलब इसको बनाया गया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के अलग अलग देशों के। इस वजह से ऐसा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड ही है, मतलब मिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि मिक्स है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि ये रिव्यू वाली जो बात थी है किसकी वजह से कि मतलब इतना डाइवर्स है, इतना ज़्यादा एकदम हर जगह नहीं घुस सकता रिव्यू जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। तो ये चीज़ भी अपनी जगह सही है और ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। फिर आते हैं 95 पे, रॉन्गफुल अजम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस कैन बी करेक्टेड बाय द रिट ऑफ। तो किस चीज़ से हम रॉन्गफुल अजम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिस को सही कर सकते हैं? तो क्यू वारंटो की मदद से, अधिकार पक्षा की मदद से हम इसको सही कर सकते हैं। कैन बी करेक्टेड बाय रिट ऑफ क्यू वारंटो। अब ये वर्ड कहाँ है? जो इंग्लिश ब्रिटिश राज के शायद वर्ड्स होंगे ये सब। फिर आते हैं लोकल गवर्नेंस पे, तो द स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑन विच पंचायती राज सेट ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड, किस पे बनाया गया था? तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात थी कि आप ज़्यादा और मतलब पावर को नीचे तक स्प्रेड करो, मतलब नीचे लोगों के हाथ में दो, तो विकेंद्रीकरण। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे इसको बनाया गया था कि पंचायती राज बनाई जानी चाहिए। कब बनी है? 1993 में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद। तो अनुशंसा मतलब समिति जो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 की समिति थी, पर बना कब ये, मतलब लॉ बना कब, लागू कब? 1993 में, कि पंचायती राज होनी चाहिए, पंचायत होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विलेज फॉर विलेज पंचायत, मतलब विलेज पंचायत जो पहले हुआ करती थी नॉन ऑफिशियल, उनको ऑफिशियल टाइप का बना दिया गया कि अब ऑफिशियली वहाँ पे मेंबर इलेक्ट होंगे, फंड आएगा, वो खुद से उसको खर्च करेंगे लोगों के बीच में, ये सब चीज़ें करी गई। तो आर्टिकल 40, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विलेज पंचायत, तो आर्टिकल 40 के अंदर ये चीज़ आती है। फिर बात करते हैं 98 की, विच ऑफ द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंडर आता है, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324, ठीक है, 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन की बात है, उसका क्या ड्यूटी है, क्या सब कुछ जो भी है। फिर आते हैं द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2013 इज, तो ये कौन सा वित्त आयोग था, मतलब इसको हिंदी में समझेंगे वित्त आयोग। तो जो 2013 वाला था वो कौन सा वित्त आयोग था? तो वो 14वां वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन था। उसके बाद अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसके बाद 2019-20 का जो था वो, उसके बाद नेक्स्ट तो 15वां वित्त आयोग आएगा, तो 15वां वित्त आयोग है और NK सिंह उसके अध्यक्ष थे। अब क्या है, अब आने वाले समय में जो आएगा तो वो 16वां वित्त आयोग आएगा, 16 फाइनेंस कमीशन आएगा। तो 14 फाइनेंस कमीशन था 2013 का, प्रेजेंट में सेम क्वेश्चन आता है तो हमारा 15वां हो गया वित्त कमीशन, वित्त आयोग। फिर ये जो ऊपर था 324, ये यहाँ पे भी आता है कि कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन सेल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, तो किस अनुच्छेद, मतलब किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 324, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर था, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है। फिर बात करते हैं द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, तो कंट्रोलर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये सब नियुक्ति की पावर ज़्यादातर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही होती है। आर्टिकल कौन सा? 148 में चीज़ लिखी हुई है। फिर बात करते हैं 100 की, कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन और उससे जुड़ी इलेक्टोरल प्रोसेस की चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में लिखी हुई हैं? तो 15th हिस्से में, 15th वाला जो हिस्सा है उसमें लिखी हुई हैं इलेक्शन से इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें। फिर बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है जो भी है, एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन से पार्ट की बात करी गई है? तो यहाँ पे पूछा था कौन इलेक्ट करता है 2007 में, 2011 में पूछ लिया किस पार्ट की में ये चीज़ है, तो आर्टिकल 148 वहाँ लिख ही दिया था, तो आर्टिकल 148 में ये चीज़ है किसकी, कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने की बात कहाँ है, किस आर्टिकल में है। फिर आते हैं 104 पे, वो अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट की अगर बात करें तो जो काम प्रेसिडेंट करता था वही काम अब स्टेट में हमारे गवर्नर के पास होता है, कि वो अपॉइंट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर। मतलब जैसे UP PSC है तो PSC UP PSC है, उसके जो मेंबर है वो गवर्नर तय करेंगे।
उसके बाद आता है फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज हेडेड बाई। तो पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन हेड किया था तो किन्होंने हेड किया था, तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काका कालेलकर जो थे तो उन्होंने हेड किया था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इसका गठन 1953 में ही किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में केंद्रीय सरकार को सौंप दी थी। तो आते हैं 106 पे। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर प्लान हॉलीडे इन इंडिया एट अ टाइम वाज। तो प्लान हॉलीडे की अगर बात करी जाए तो भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती थी। ठीक है, 3 साल वर्ष 1966 से 1969 तक थी। चीन व पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिस कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए लागू कर दी गई थी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 107 पे। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन। तो कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है अगर बात करी जाए। इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, इंटर स्टेट काउंसिल है। प्लानिंग कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है। 108 की बात करते हैं। वो इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? NDC नेशनल। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस समय के चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर बात करते हैं 109 की कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब RTI कब लागू किया था? 2005 में लागू किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये इंपॉर्टेंट है। RTI की अगर बात करें तो RTI 12 अक्टूबर और 2005 को लागू किया गया था। ये सही से नहीं लिखा, ये RTI की बात कर रहे हैं। ठीक है, 12 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमने मतलब बताना है कि सही है। तो इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, पहली चीज़। इट इज़ फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये गलत है, हर स्टेट में नहीं है। इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। तो केवल रिकमेंडेटरी पावर है, मतलब रिकमेंड किया जाएगा कि ऐसा होना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते हैं वो उस चीज़ को। तो ये चीज़ है। और इट इज़ मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज द मेंबर ऑफ द कमीशन। और एक वुमेन मेंबर ऑफ द कमीशन होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करी गई थी, तो यहाँ पे हमारा 1, 3 और 4 ठीक थे। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, तो 1, 2, 3, 4 नहीं, 1, 3 और 4 ठीक थे। तो प्रश्नकाल के दौरान चारों विकल्प सही थे उस समय 2007 में। बट अभी संशोधन 2019 के बाद जो हो गया है, तो ये जो स्टेट वाली चीज़ है वो नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ 3 ही सही है। ठीक है, इट इज़ फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये चीज़ नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। तो इन इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो 1993 में ये पहली बार बना था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में। तो ये याद रखेंगे, 1993 में बना था, 12 अक्टूबर 1993 को। और RTI एक्ट भी 12 अक्टूबर 2005 को। फिर आते हैं द लिमिटेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज एन अलायंस ऑफ द। तो ये तो उस समय का क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2004 में पार्टी से रिलेटेड, पर इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं है। फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में मेन तो क्या आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, फिर DMK, RJD ये सब थे, JDS, NCP, NC ये सब पार्टियां जो भी थी तो ये थी, उस पर अभी नहीं जाते। प्रेसिडेंट ऑफ USA इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो जो USA के प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल कितना होता है, तो हर 4 साल का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ USA का 5 नहीं 4 का होता है। ये चीज़ें वो अमंग द फॉलोइंग इज हेल्ड द ऑफिस अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो किन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा तक समय तक ऑफिस को हेल्ड किया था, तो ज्योति बासु। बात कर लेते हैं। तो 8 जुलाई 1914-17 में डेट ऑफ बर्थ है, जनवरी 2010। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जाने मानी राजनेता थे। 23 साल तक मुख्यमंत्री रूप में उन्होंने काम किया था, सन 1970 से लेकर 2000 तक। तो 1977 से पूरा 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे मुख्यमंत्री 23 साल, तो ज्योति बासु। ठीक है, पश्चिम बंगाल।
2000 तक 1977 से। आगे बढ़ते हैं। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, हैज़ बीन डिफाइंड बाई द, तो कौन डिफाइन करता है कि लाभ का पद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है लाभ का पद है कि नहीं। फिर बात करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विच एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन रिकॉर्ड, तो एक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितने मैक्सिमम वोट को रिकॉर्ड कर सकती है? तो 3840 जो नंबर ईवीएम जो है वो 3840 अपने अंदर मैक्सिमम वोट को रिकॉर्ड कर सकती है। और 6864 उसमें उम्मीदवार के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित होता है, मतलब एक बार जो स्क्रीन में 16 होंगे, ठीक है, फिर वो 16 चौक 64 4 बार में हो जाएगी, ऐसी 4 इकाई को जोड़ा जा सकता है। तो ये चीज़ है, तो मैक्सिमम नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, ये तो याद रहेगा 64 16 3840, ये इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम नंबर। फिर थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, चैप्टर 9 वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 9 जोड़ा गया, तो 73rd अमेंडमेंट के साथ चैप्टर 9 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। फिर बात आती है कि नीति आयोग, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म, तो अभी नन ऑफ द आर्टिकल्स। तो नीति आयोग भारत सरकार की कार्यपालिका संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है, जो ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक है ही नहीं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई थी, कोई योजना आयोग को भंग करके करी गई थी। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष संस्था है, तो नीति जो बनती है उसकी टॉप संस्था है, पर ये संवैधानिक नहीं है, मतलब संविधान में कभी से कभी शुरू से ही इसका जिक्र या फिर इसको बनाने और उसका कोई भी प्रोसीजर कुछ भी नहीं था। तो 2015 को बनाई गई है, जनवरी 2015 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। प्राइसेस ऑफ टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इज नोन एज, टोटल कमोडिटीज की अगर बात करी जाए तो जीडीपी, इसका आंसर अभी जीडीपी होगा ये, ठीक है, 2013 में। तो किसकी बात हो रही है? प्राइस ऑफ टोटल कमोडिटीज, टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, मतलब कमोडिटीज और सर्विसेज जितनी भी होती हैं कंट्री में इन अ गिवन ईयर, तो उनको जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करी जाए कि क्या सबसे सही मेजरमेंट होगा, तो पर कैपिटा रियल इनकम जो होती है वो सबसे अच्छी ग्रोथ के बारे में बताएगी किसी भी कंट्री की। एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम डेटा इन इंडिया, तो कौन एस्टिमेट करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, CSO, ठीक है, तो ये नेशनल इनकम डेटा एस्टिमेट करके निकालती है, ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। व्हेन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEI, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो अप्रैल 2000 में इंट्रोड्यूस किया था। SEZ बोलेंगे, SEI लिखा है यहाँ पे, SEZ, तो अप्रैल 2000 में पारित किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये CSO वाला भी पढ़ लेते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय मतलब NSSO को मिला के केवल NSO बना दिया गया था 19 मई 2019 को, एक बना दिया गया था। तो 5th पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सर्विस टैक्स, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सर्विस टैक्स से रिलेटेड? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, जो सर्विस टैक्स जो होता है तो वो डायरेक्ट टैक्स हमारा नहीं होता है, तो ये याद रखना है, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे बात कर दी गई इट इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें से या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते, मतलब कोई चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार में तो नहीं हो सकती। तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, तो हमें गलत वाला चूज करना था, तो ये हमने चूज किया। टोबिन टैक्स एक टर्म है, तो टोबिन टैक्स का क्या मतलब होता है? रिफर्स टू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स टू प्रिवेंट स्पेकुलेटिव फ्लाइट ऑफ कैपिटल, तो सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स है ये, ठीक है, टोबिन टैक्स, तो सट्टे द्वारा इसमें ये वाला आ जाता है। फिर आते हैं 8th पे, द मॉड वेट स्कीम इज एम्ड एट, तो मॉड वेट स्कीम जो थी वो किस पे एम करती थी? अवॉइडिंग रिपीटेड पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज टू फाइनल प्रोडक्ट स्टेज, मतलब रॉ मटेरियल स्टेज पे भी आपने टैक्स ड्यूटी दे दी, फिर फाइनल प्रोडक्ट स्टेज पे दे दी, तो उसको अवॉइड करने के लिए मॉडवेट स्कीम बनाई गई थी। फिर आता है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ कार्डलेस इजी कैश विड्रॉल फॉर ATM, तो ICICI बैंक ने सबसे पहले 2013 का क्वेश्चन है, उस समय कैश विड्रॉल आप मतलब निकाल सकते हो बिना कार्ड के, स्कीम बनाई थी। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लीव्ड बाय द सेंटर एंड नॉट शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तो जो टैक्स हैं
वो केवल सेंटर लेता है या केंद्र लगाता है। निम्न में से कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र राज्यों में बांटे नहीं जाते हैं? तो कस्टम ड्यूटी और कॉरपोरेशन टैक्स ये केवल सेंट्रल में है। इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये दोनों में मतलब शेयर किए जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ होगा, तो ये दोनों बांटे नहीं जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू आरबीआई। तो आरबीआई से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्रेडिट कंट्रोल है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स है, और लेंडर ऑफ द मनी टू द कमर्शियल बैंक इज लास्ट रिजॉर्ट ये है, लैंडिंग ऑफ मनी टू पब्लिक। तो आरबीआई डायरेक्ट लोन नहीं देता, मेन चीज ये है। तो इजी क्वेश्चन था। फिर आते हैं इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज इम्पोज ऑन वन एंड द सेम पर्सन देन इट इज नोन एज। तो किसी एक और सेम पर्सन पे इम्पैक्ट और उसका इंसिडेंस भी लगाया जा रहा है टैक्स का, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। 14 बात है ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रिफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात अगर कर रहे हैं, ये क्या होता है? तो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी में व्यापार करना। तो ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बस ये याद रखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। फिर बात करते हैं इनसाइड ट्रेडिंग रिलेटेड टू शेयर मार्केट। तो सुना भी होगा ये शब्द की इनसाइड ट्रेडिंग, ये किससे रिलेटेड है? ये शेयर मार्केट से रिलेटेड शब्द है। फिर आती है जर्मन करेंसी की बात आती है कि जर्मन करेंसी कौन सी है, पूछ लिया था क्वेश्चन 2007 में। तो मार्क जर्मन करेंसी, जर्मन की राजधानी बर्लिन है, ठीक है, और यूरोपियन देश का सदस्य है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। वर्ष 2002 में से पहले जर्मनी की मुद्रा ड्यूइच मार्क थी, ठीक है, पहले 2002 से पहले थी। लेकिन अब इसमें यूरो तो है ही नहीं गिवन ऑप्शन में, इस वजह से वैसे जो है वो क्या है? यूरो है यहाँ की मेन करेंसी, पहले होती थी ड्यूइच मार्क। फिर पूछ रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सेबी सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी बॉडी, ये आप पता होना चाहिए, सेबी सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी बॉडी। आरबीआई बैंकिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। एसबीआई कॉमर्शियल बैंक है एक, ये बता रहे हैं उनकी कैटेगराइजेशन कर रहा है। और आईडीबीआई वर्ल्ड बैंक, तो ये गलत है, आईडीबीआई विश्व बैंक से रिलेटेड या नहीं है, ठीक है, आईडीबीआई औद्योगिक बैंक है। फिर आता है रेपो रेट इज द रेट एट विच। तो एक तरीके का रेट है, तो ये रेपो रेट हो गया, टोबिन टैक्स हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू बैंक। तो पैसा जो रिजर्व बैंक बैंकों को देता है, जो नॉर्मल बैंक है उनको पैसा किस रेट पे देता है, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। फिर आता है द बैंक्स इन इंडिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। तो बैंकों को एक रेशियो बना के रखना पड़ता है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो, किसके बीच में? कैश इन हैंड, उनके पास कितना कैश है हैंड में, और टोटल एसेट उनका कितना है, इसके बीच में एक रेशियो बना के रखना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम SLR कहते हैं, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर आते हैं 20 पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1935 में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले आरबीआई बना दिया गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। द बैंक रेट एट विच इज द रेट एट विच। तो बैंक रेट क्या होता है, मतलब वो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द आरबीआई गिवन क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। तो वही बैंक रेट कहा जाता है कि आरबीआई ने क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स को किस रेट पे दिया, तो हमारा बैंक रेट हो गया। फिर बात करते हैं 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वाभिमान स्कीम। स्कीम स्वाभिमान लॉन्च इन फरवरी 2011। तो 2011 में स्कीम लॉन्च की थी, तो उससे क्या रिलेट नहीं है? तो बैंक साथी उसमें थे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, मोबाइल बैंक्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो था तो वो बैंक से रिलेटेड नहीं है, स्वरोजगार, तो ये चीज़ नहीं थी, ठीक है, स्वाभिमान स्कीम में। 19 देख लेते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई के बारे में स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि सही उसमें से कौन से है। तो ऊपर चलते हैं, तो इट इज़ द एपेक्स बॉडी, शीर्ष बैंक है, तो ये चीज़ सही है। इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई, ये भी सही है। इट गिव्स लोन टू द बिजनेस हाउसेज, ठीक है, तो ये डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देता, पहली चीज़। दिस सुपरवाइजेज द ऑपरेशन ऑफ नाबार्ड, तो ये भी गलत है। तो ओनली 1 और 2 आरबीआई के बारे में सही है। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है जाना, फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो 1 साल होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई। तो इन्फ्लेशन को कैसे या महंगाई को या मुद्रास्फीति को कैसे मेजर करते हैं? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की मदद से मेजर करते हैं। तो ये जो पैरामीटर है ये इंपॉर्टेंट है, याद होना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर आता है 24, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऊपर चलते हैं,
तो इफ़ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स देन द प्राइसेस शैल राइज। अगर मार्केट रेट इंटरेस्ट का गिरता है तो प्राइस बढ़ जाने चाहिए। तो ये चीज़ सही है कि गलत है? ये चीज़ सही है। यदि बाजार की ब्याज दर कम होती है तो मूल्य बढ़ेंगे। फिर आता है कि प्राइस राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड। और प्राइस क्यों बढ़ता है? अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, अगर मान लो 10 प्रोडक्ट हैं और उसको खरीदने वाले 9 लोग हैं तो उसका प्राइस कम रखना पड़ेगा। 10 लोग हैं, उसको खरीदने वाले 100 लोग हो गए, तो आप उस प्रोडक्ट को दुगने दाम पे भी बेचोगे तो भी 100 में से कोई ना कोई 10 लोग तो खरीद ही लेंगे। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाती है। ये भी सही है। यहाँ पे ये बात आती है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आता है कैपिटल मार्केट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेवलपिंग कंट्री क्या है कि उसका लो पर कैपिटा इनकम, उसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन होगा, तो वो है इंडिया पे। कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, पूंजी का अभाव होगा, तो ये है। तो ये डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप। विकासशील देश में आ जाते हैं ये चीज़ें। तो 2013 में पूछा था। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्लिट एज्ड मार्केट मीन्स। ठीक है, अलग तरीके का जो एक टर्म है ग्लिट एज्ड या गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट है, सरकारी सिक्योरिटी का बाजार है, उसको गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। फिर आती है डिवैल्यूएशन मीन्स। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? डिक्रीज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हमारी जो इंडियन करेंसी है रुपी, तो वो जैसे डॉलर के सामने गिर रही है तो वो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसका। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी की अगर डिक्रीज होता है तो वो है किसी देश के द्वारा उसकी अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना। बाहरी मुद्रा डॉलर आदि के सापेक्ष मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। ये चीज़ है। 28 पे चलते हैं कि द टारगेट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान जो था, मतलब 2002 से 2007 में, 2007 का पेपर आया था तो कितना था? 8% था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर भिलाई एंड रूरकेला स्टील प्लांट है ये। ठीक है, वर सेटअप ड्यूरिंग, कब बनाए गए थे? दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनको स्टील प्लांट के उसमें बनाया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सेकेंड 5 ईयर मतलब जस्ट इंडिपेंडेंस के अगला वाला प्लान जो था 1956 से 61 का जो प्लान था उसमें बनाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है और रूरकेला उड़ीसा में है। तो इनको बनाया गया था स्टील प्लांट्स के तौर पे। फिर ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और इसमें आज का डेटा भी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो हो गया है। इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा 30 पे एंड हो गया, 31 से शुरू किया जाएगा।